नमस्कार दोस्तों, आज जो हम एक कहानी सुनने वाले हैं, असल में ये कहानी नहीं है। ये इंसानी जुनून और जज्बे का एक वो अदम्य एहसास है जिससे हमें पता चलता है कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। ये कहानी वैसे तो है 45 लोगों की, मगर इसमें से 2 लोग बहुत ख़ास हैं जिनके हौसले के कारण न केवल उनकी जान बची बल्कि उन्होंने अपने साथियों की भी जान बचाई। बात है 12 अक्टूबर 1972 की, जब एक रग्बी की टीम जो उरुग्वे की थी अपने मैच के लिए हवाई जहाज़ से उड़ान भरते हैं चिली जाने के लिए, मगर रास्ते में एक हादसा उनका इंतज़ार कर रहा था। वो लोग सभी रग्बी के प्लेयर थे। रग्बी अंग्रेज़ों का बहुत ही मनपसंद खेल है। आप में से ज़्यादातर लोग शायद ये बात जानते भी हों। उरुग्वे की जो टीम थी उसका नाम था ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम, और जो चिली की टीम थी जिसके साथ मैच होने वाला था उसका नाम था ओल्ड बॉयज़ क्लब। उरुग्वे की टीम के मैनेजर चिली जाने के लिए उरुग्वे की एक एयरफोर्स चार्टर्ड प्लेन को हायर करते हैं जो उरुग्वे एयरफोर्स का था। 12 अक्टूबर 1972 को वो चार्टर्ड प्लेन 45 लोगों को लेकर उड़ान भरता है। इन 45 लोगों में 19 उरुग्वे टीम के प्लेयर थे, एक मैनेजर, उनके कुछ दोस्त और उन लोगों के कुछ फैमिली मेंबर्स, साथ ही 5 क्रू मेंबर जिनमें एक पायलट, एक को पायलट, एक इंजीनियर और 2 अटेंडेंट्स थे। इन 45 लोगों को लेकर ये प्लेन उरुग्वे के ही मोंटेवीडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है चिली जाने के लिए। चिली में इन लोगों का मैच अर्जेंटीना में होना था, मगर रास्ते में मौसम की खराबी के कारण इन्हें अर्जेंटीना के एक शहर मोंडेजा के एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है। फिर अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 शुक्रवार का ये दिन था। ये लोग अपनी उड़ान फिर से भरते हैं, लेकिन मौसम उस दिन भी ज़्यादा साफ नहीं था। लेकिन क्योंकि इन लोगों का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था तो ये लोग उड़ान भरने का फ़ैसला लेते हैं। ये प्लेन चिली के लिए उड़ान भरता है। इन लोगों का मैच सैंटियागो शहर में होना था। इनका प्लेन 2:18 पर उड़ान भरता है, लेकिन क्योंकि मौसम इस दिन भी ज़्यादा साफ नहीं था और रास्ते में एंडीज़ नाम की एक पहाड़ी पड़ती है। पहाड़ी नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा मीलों तक बर्फ़ से ढका पहाड़ी इलाका है। इस प्लेन का जो पायलट है उसे इस पहाड़ी से 29 बार गुजरने का अनुभव है, अर्थात इसके ऊपर से इसे जो प्लेन उड़ाने का अनुभव है वो पायलट इस 29 बार इस प्लेन के ऊपर से अपना जो जहाज़ है वो उड़ा चुके थे। दरअसल जो ये एंडीज़ नाम की पहाड़ी है ये बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ी है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा, एक तो इसका एरिया बहुत लंबा है और उसमें बहुत ही नुकीली ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियाँ हैं, और जितना भी ये पहाड़ी का दूर दूर तक का इलाका है ये बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये पायलट के लिए ये जोखिम भरा काम होता था इस पहाड़ी के ऊपर से जहाज़ को उड़ाना। और जो इसके पायलट थे प्लेन के, उरुग्वे के जो चार्टर्ड प्लेन था इसके जो पायलट थे, उन्हें उस दिन अपने को पायलट को इसी रास्ते की ट्रेनिंग देनी थी। तो उस दिन उन्होंने अपने को पायलट को इंचार्ज बनाया हुआ था प्लेन का, और जो को पायलट है वो प्लेन उड़ा रहा था। मौसम बहुत ख़राब था उस दिन भी, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। को पायलट ने उड़ान भरी, अपना प्लेन उड़ाया और ऑटो पायलट के हिसाब से वो अपना प्लेन उड़ाए जा रहे थे। उन्होंने घड़ी में समय देखा। घड़ी में समय के अनुसार उन्हें लगा कि हम लगभग सैंटियागो शहर चिली में पहुंच चुके हैं। तो वो ये खबर देने के लिए कि भाई हम सैंटियागो में पहुंच चुके हैं, वो एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं। एटीसी को बताते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो सैंटियागो में पहुंच चुका है, हमें रनवे बताइए कि हमें किस रनवे पे लैंडिंग करनी है। उधर जो सैंटियागो में एटीसी का स्टाफ था, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनका जो स्टाफ था
उसे बहुत हैरानी होती है कि ये जो प्लेन है ये हमसे लैंडिंग की परमिशन मांग रहा है, लेकिन ये प्लेन तो हमारे रडार में कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, ये तो अभी बहुत दूर है। और क्या चक्कर है, क्या बात है कि ये हमसे अभी से लैंडिंग की परमिशन मांग रहा है। ये कन्फ्यूज़न चल ही रहा होता है। उधर को पायलट को लगता है कि अब तो बस हमें लैंडिंग करना ही है, तो क्योंकि उसे लगता है कि हमें लैंडिंग करना है रनवे पे, तो वो अपने जो प्लेन की हाइट है वो कुछ कम कर देता है। जब वो अपनी लैंडिंग कम कर देता है, और चूँकि वो असलियत में सच्चाई ये थी कि मौसम ख़राब होने के कारण उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और सच्चाई ये थी कि वो अभी रनवे तक पहुँचे ही नहीं थे, वो अभी एंडीज़ की पहाड़ियों पर ही थे। तो प्लेन का जो पिछला हिस्सा है वो एंडीज़ की पहाड़ी की एक चोटी से टकरा जाता है, और पिछला हिस्सा टकराते ही टूट जाता है, और 5 लोग हवा में उछलते हुए बाहर गिर जाते हैं। इन 5 लोगों में से 2 क्रू मेंबर्स थे और 3 मुसाफिर, और जाहिर सी बात है बाहर गिरने के बाद उनकी मौत हो ही गई होगी। अब प्लेन का जो राइट और लेफ्ट विंग था बारी बारी से पहाड़ी से टकराता है और विंग में आग लग जाती है, और प्लेन लगभग 200 मीटर खिसकता हुआ उस पहाड़ी पर आगे बढ़ रहा है, और आगे जाकर एक पहाड़ी से टकरा जाता है। और ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जो प्लेन का अगला हिस्सा होता है, जो उसकी कॉकपिट होती है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। उसमें बैठे पायलट की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो को पायलट है वो जिंदा है, लेकिन वो कॉकपिट में बहुत बुरी तरीके से फंसकर तड़प रहे होते हैं। अब जब ये प्लेन रुक जाता है तो इसमें जितने भी लोग बचे थे उन्हें जब होश आता है तो वो देखते हैं कि हम में से कौन जिंदा है, कौन मर गया है, कौन किस हालत में है। तो इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो जाती है। अब चूँकि चले थे 45 लोग, 5 लोग पहले ही गिर चुके हैं, 7 लोग और मर गए, तो अब इस प्लेन पर बचते हैं जिंदा 33 लोग। बचे लोग जब होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि लगभग सभी बचे लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। मतलब किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी के पैर पे चोट है, किसी के सिर में चोट है। फिर भी उनमें से कुछ लोग हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉकपिट में पायलट जो है वो मर चुका है, लेकिन पायलट जो है वो कॉकपिट में अपनी सीट पर बैठा बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है, और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बच नहीं पाएगा। और जो को पायलट है, जब वो इन लोगों को देखता है तो वो इन लोगों से कहता है कि मेरी पिस्टल ढूंढो, वो यहीं कहीं पड़ी होगी। क्योंकि जो पायलट और को पायलट हैं वो ये एयरफोर्स का प्लेन था, तो ये सब लोग भी एयरफोर्स के ही मेंबर्स थे, तो इन लोगों के पास पिस्टल होती है। तो उसने कहा कि हमें मेरी पिस्टल ढूंढो। लोगों ने पूछा कि क्यों चाहिए आपको अपनी पिस्टल? तो कहता है कि देखो मेरी हालत जो है, मैं बच तो पाऊंगा नहीं, और ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है, तो मेरी पिस्टल ढूंढो और मुझे मार डालो। तो जो जितने भी लोग होते हैं वो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो सब लोग आम आदमी थे, बिल्कुल आपकी हमारी तरह। सब प्लेयर्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, तो वो सब मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद को पायलट की खुद ही मौत हो जाती है। उधर जो ATC है उससे संपर्क टूट चुका है इन लोगों का, लेकिन चूँकि संपर्क टूट गया है, लेकिन बीच में उन्होंने संपर्क किया और उन लोगों को जानकारी थी कि उरुग्वे से एक प्लेन यहाँ पे सेंटियागो में आने वाला है, और उसने हमसे संपर्क भी किया है। और चूँकि संपर्क इस तरह टूटा है तो वो समझ गए कि कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ है। तो उसी समय से इन लोगों की वो तलाश शुरू कर देते हैं, और तलाश के लिए वो 13 अक्टूबर 1972 की शाम को ही 4 प्लेन जो कि अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के थे, सर्च ऑपरेशन के लिए लग जाते हैं। हालांकि ये रात भर तक उनकी सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन इन लोगों का कोई सुराग नहीं मिलता। अगले दिन 14 अक्टूबर को 11 प्लेन्स की एक टीम बनाई जाती है जिन्हें सर्च ऑपरेशन में लगाया जाता है। ये उरुग्वे, चिली और की एजेंसीज के प्लेन थे। ये सभी उस जगह पे जहाँ पे ATC से आखिरी समय इस प्लेन का संपर्क हुआ था, उस लोकेशन के पास जाके सभी और सर्च करते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए कि इनमें से एक प्लेन उस मलबे के ऊपर से गुजरता है, और नीचे जितने भी जख्मी लोग थे
वो इस प्लेन को देखते हैं, खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर उन लोगों की आवाज़ प्लेन तक नहीं पहुंचती है। और जो प्लेन सर्च ऑपरेशन वाला प्लेन था वो भी उन लोगों को नहीं देख पाता, और उसकी वजह शायद ये थी क्योंकि ना तो उस दिन मौसम ही बहुत साफ था, मौसम भी बहुत ख़राब था, साथ में जो ये इन लोगों का प्लेन था, एयरफोर्स वाला प्लेन जो था उरुग्वे का, ये भी वाइट कलर का था, और वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ भी सफ़ेद। तो इस वजह से उन लोगों को जो सर्च ऑपरेशन का प्लेन था वो इन लोगों को नहीं देख पाते हैं। इधर सर्च ऑपरेशन अगले 2-3 दिन तक चलता रहता है, और इस दौरान 2 बार और ऐसा होता है कि जो सर्च ऑपरेशन वाले प्लेन थे वो इस मलबे के ऊपर से गुजरते हैं। नीचे ज़ख्मी लोग जितने भी होते हैं बहुत कोशिश करते हैं कि प्लेन उन्हें देख ले, लेकिन क्योंकि मौसम भी ज़्यादा साफ नहीं, ऊपर से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, तो उन लोगों को नीचे कोई इंसानी हलचल का सबूत मिल नहीं पाता। हालांकि जो नीचे यात्री होते हैं, ये जो टूटा हुआ प्लेन का मलबा था उसके ऊपर क्योंकि इनके साथ 2 महिलाएं भी थीं, तो उनकी लिपस्टिक से SOS बनाकर मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर हैं, और लाल रंग से वो मैसेज देना चाहते थे। लेकिन क्योंकि महिलाएं 2 ही थी और उनकी लिपस्टिक इतनी नहीं थी जितने बड़े साइज़ में वो लोग अपना मैसेज लिखना चाहते थे, जितना उन्होंने लिखा भी वो लिपस्टिक इतनी कम थी कि वो लिखावट इतनी उभर के नहीं आ पाई कि सर्च ऑपरेशन में के लिए जो प्लेन लगे थे उसमें बैठे लोग उनको देख पाते। पूरे 8 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है। 3 देशों की टीम ने मिलकर ये सर्च ऑपरेशन चलाया, पर जब 8 दिनों तक ये लोग नहीं मिले तो सबकी उम्मीदें बहुत कम हो गई, क्योंकि एक तो एंडीज़ की पहाड़ियाँ बहुत भयानक, ऊपर से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बेहद ठंड। लोगों ने सोचा कि अगर कोई इस हादसे में बचा भी होगा तो एंडीज़ की पहाड़ियों की सर्दी बर्फीली हवाएं किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर भी 8 दिनों तक उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया, जो कि 142 घंटे 30 मिनट तक चला, लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं मिली तो इन देशों की सरकार ने फैसला लिया कि अब ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ज़िंदा तो शायद ही कोई बचा हो। उन्हें लगा कि ज़िंदा कोई बचा ही नहीं होगा। हाँ, ये सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन जब थोड़े गर्म दिन आ जाएंगे, जिससे कि जितने भी यात्री हैं उनकी लाशें जो हैं उनको ढूंढा जा सके और उनके परिवार वालों को उन्हें सौंपा जा सके। और ये सोचकर सरकार ने 8 दिन बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया। अब ये तो थी बात बाहर की दुनिया की, पर असल में तो उस भयानक बर्फीली एंडीज़ पहाड़ी पर मलबे के बीच जो जख्मी यात्री जिंदा थे, उनकी अपनी जिंदा रहने की कोशिशें जारी थी। इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए प्लेन का जो एक हिस्से में शरण ली और दूसरे जो टूटा हुआ हिस्सा था उसकी सीट कवर ये सब उतार कर इन्होंने जिस हिस्से में इन्होंने रहना था उस हिस्से को अच्छे से ढक लिया, जिससे कि ये ठंड में बचे रह सकें। ज़्यादातर लोग जख्मी थे तो उनका इलाज भी करना था, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो आदमी को जो चोट दर्द है उसका भी इलाज करना पड़ेगा। और इन लोगों की खुशकिस्मती ये थी कि इन लोगों के साथ 2 मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, जो किसी रग्बी प्लेयर जो थे उनके रिश्तेदार रहे होंगे, तो उन लोगों के पास भी अपनी मेडिकल किट्स थी, साथ ही प्लेन में भी मेडिकल किट्स होती हैं। तो उन सभी का इस्तेमाल करके ये लोग आपस में एक इलाज भी कर रहे थे। 8वें दिन सर्च ऑपरेशन बंद हुआ और 9वें दिन उनमें से एक और की मौत हो जाती है। अब लोग बचते हैं 27। अब सब कुछ इस तरह ही चल रहा था कि उन लोगों ने देखा कि हम 27 लोग बचे हैं और खाने का सामान बहुत कम है, तो अब क्या किया जाए। और उनके पास जो खाने का सामान था उसमें था 8 चॉकलेट के बॉक्स, 1 मसल का टिन जो कि पूरा भरा हुआ था, 3 जैम की बॉटल्स, 1 आलमंड का टिन, खजूर, कुछ कैंडीज, कुछ ड्राई प्लम्स और कुछ बॉटल्स वाइन। बस खाने का सामान इतना ही, और लोग थे 27। उनके पास खाने का सामान इसलिए भी कम था क्योंकि उनका सफ़र छोटा था, तो प्लेन में सफ़र के अनुसार ही खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। अब खाने का सामान इतना कम और लोग 27,
तो जिंदा कैसे रहा जाए। साथ ही उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि मदद कब तक पहुंचेगी, कितने दिनों में पहुंचेगी, कभी पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। तो उन लोगों ने ये तय किया कि ये सारा सामान हम 27 लोग आपस में बांट लेते हैं बराबर हिस्सों में, और जो जितना कम खाएगा और वो उतने दिन तक अपना जिंदा रहने की कोशिशें जारी रखे। अब ये देखें कि खाने के सामान की मात्रा इतनी कम थी कि शायद एक व्यक्ति जीने के लिए एक खजूर को 3 वक्त में थोड़ा थोड़ा करके शायद खा रहा होगा। अब ये तो हुई खाने की बात। पानी के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ जो उनके पास मलबे में से कुछ चीज़ें थी उसमें वो बर्फ़ को ला के रखते। जब वो बर्फ़ पिघलती तो वाइन की बॉटल्स में उसको डाल लेते और फिर पीते रहते। इस तरह वो लोग जिंदा रहने की कोशिशें करने लगे। दिन बीतते रहे। 11वां दिन आया तो एक चमत्कार सा होता है उन लोगों के साथ। 11वें दिन उन्हीं लोगों में से एक ने जो रेडियो ट्रांसमीटर है उसको किसी तरह से ठीक कर लिया, जो कि हादसे की वजह से टूट गया था। दरअसल वो जो आदमी था वो पिछले कई दिनों से इस रेडियो ट्रांसमीटर को सही करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जितने भी ये लोग थे, ये लोग अपनी अपनी हिसाब से यहाँ से बाहर निकलने की लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन बार बार वो विफल होते जा रहे थे। तो इन्हीं कोशिशों में से एक बंदा था, उसने रेडियो ट्रांसमीटर को सही कर लिया। लेकिन अभी मुश्किल ये थी कि जो उसने रेडियो ट्रांसमीटर सही किया था उसमें वो बाहर की बातें सुन तो सकता था, लेकिन अगर वो चाहे कि वो कोई मैसेज बाहर की दुनिया तक पहुंचा सके तो वो पॉसिबल उससे नहीं हुआ था। तो इसी भी वो सुनता है, रेडियो ठीक करने के बाद वो रेडियो सुनता है और वो सुनता है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये सर्च ऑपरेशन उनका रोक दिया है। जैसे ही उन 27 लोगों को ये खबर मिली कि सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है, तो उनकी जो जिंदा घर वापस जाने की आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। और अगर आपको मैं बताऊं कि उसने ये जो बात उन लोगों को बताई, वो बताई किस तरह। वो अपने दोस्तों के पास आया, बोला कि एक गुड न्यूज़ है। तो उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या गुड न्यूज़ है। तो उसने कहा कि गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों का जो सर्च ऑपरेशन, जो हम लोगों को ढूंढने की कोशिश चल रही है, वो बंद कर दी गई है। तो सब लोग गुस्सा करते हैं उस पर कि भाई इसमें क्या गुड न्यूज़ है। तो वो कहता है कि इसमें गुड न्यूज़ ये है कि अब बाहर के लोगों ने हमें ढूंढना बंद कर दिया है। अब हमें ज़िंदा रहने के लिए जो भी कोशिश करनी है वो हमें खुद से करनी है, हमें अपने आप करनी है। अब हमें बाहर से कोई ढूंढने नहीं आने वाला है। अब जो करना है हमें खुद करना है, क्योंकि बाहर की दुनिया को ये लगता है कि हम सब लोग मर चुके हैं। तो अब बाकी जो लोग थे उनमें थोड़ा सन्नाटा छा जाता है, सब शांत हो जाते हैं। अब दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। खाने की चीज़ें उन लोगों के पास सब खत्म हो जाती हैं। अब वो परेशान होते हैं कि क्या खाएं। तो उन्होंने सबसे पहले सीट के अंदर जो कॉटन भरी रहती है, उन्होंने वो कॉटन खाने स्टार्ट की। अब एक एक करके, क्योंकि लोग बहुत सारे जिंदा हैं, लोग 27 जिंदा हैं, तो एक एक करके वो कॉटन भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो सीट की जो लेदर होती है, वो सीट की लेदर खाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे इनमें से ज़्यादातर लोगों की तबीयत ख़राब होने लगती है। अब तबीयत ख़राब होने लगती है, ऊपर से मौसम ख़राब, ज़ख्मी हालत, क्या करें। और इससे भी बड़ी बात एक ये होती है कि 29 अक्टूबर यानी 16 दिन बाद उस एंडीज पहाड़ी पर एक एवलांच आता है। और जब वो एवलांच आता है तो वो इतना भारी एवलांच था कि इन लोगों को, कुछ तो ये लोग बेचारे पहले ही परेशान, और वो पूरी इनको तहस नहस, इन्होंने जो अपना आधा प्लेन बना रखा था उसको भी पूरा तहस नहस कर जाता है। और
पूरी रात वो एवलांच चलता है और ये बड़ी मुश्किल से कहीं उसी प्लेन में छुपते छुपाते अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। मगर जब सुबह होती है तो हर आदमी देखने की कोशिश करता है कि हम में से कितने सब ठीक हैं कि नहीं है, और ये पाते हैं कि इनमें से 8 और लोग मर जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। अब खाने पीने की सारी चीज़ें पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ पीने के लिए पानी है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये सब लोग बैठते हैं आपस में और एक ये ऐसा दिल दहलाने वाला फैसला लेते हैं जो अगर आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को लगे कि ये क्या फ़ैसला लिया, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ उस समय उनकी जो स्थिति रही होगी उसमें शायद उन्होंने जो फ़ैसला लिया शायद सही ही लिया। वो लोग आपस में सोचते हैं कि क्यों ना जो हमारे दोस्त हैं, साथी, जितनी भी लाशें पड़ी हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को जो 5 लाशें, जो सबसे पहले जो लोग 5 जब प्लेन पीछे से टूटा था, वो लोग, उन लोगों की लाशें बस इनके पास नहीं थी, बाकी सब लोगों की लाशें इन्हीं के पास थी और वो बाहर बर्फ़ में पड़ी रहती थी जू की त्यों बर्फ़ में, क्योंकि लाश का कुछ बिगड़ता भी नहीं है, तो वो जू की त्यों अपनी हालत में लाश पड़ी रहती थी और ये लोग प्लेन में अंदर रहते थे। तो इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनको खाएं, लेकिन ये सुनते ही बाकी लोग सहम जाते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम खेलते थे अब तक सारे, कुछ उनमें हमारे रिश्तेदार हैं, बल्कि एक रग्बी प्लेयर की तो उनमें अपनी सगी बहन भी थी। लेकिन भूख के सामने आदमी समझौता कैसे करे, और चूँकि उन्हें मजबूरी उनकी ये थी कि वो जिस पहाड़ी पे थे वहाँ दूर दूर तक कोई झाड़ी नहीं कि जिसे झाड़ी या पत्ते वो खा सकें, कोई जानवर नहीं कि उसको मार के खाया जा सके, केवल दूर दूर तक जहाँ तक नज़रें जा सकती हैं वहाँ तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। फिर वो लोग तय करते हैं कि चलिए यही किया जाता है, और वो प्लेन के जो शीशे थे टूटे पड़े थे उनसे वो चाकू बनाते हैं और चाकू बनाकर वो फिर अपनी लाश काटते हैं और वो लोग खाते हैं। उसके बाद वो लोग जो 19 बचे वो लोग भी आपस में समझौता करते हैं कि अगर हम में से जैसे जैसे, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें पता ही था कि धीरे धीरे एक एक करके हम लोगों की संख्या घटती जा रही है, तो वो लोग तय करते हैं कि जब हम में से भी कोई मरेगा तो वो अपना शरीर अपनी इच्छा से अपने दोस्तों के लिए छोड़ के जाएगा। कि जब वो, आप ही सोच के देखिए वो क्या स्थिति रही होगी, कैसा वो समय रहा होगा, कैसी मनोस्थिति रही होगी जब आपको ये कहना पड़े कि अगर मैं मर जाऊं तो जो मेरे साथी हैं वो मेरा शरीर अपने खाने के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन बीतते जा रहे हैं, 34वां दिन आता है, एक और की मौत हो जाती है, अब बचते हैं 18। फिर 37वां दिन आता है, एक और की मौत हो जाती है, अब बचते हैं सिर्फ 17। फिर 60वां दिन आता है, एक और की मौत हो जाती है, फिर बचते हैं 16। और जैसे जैसे ये दिन घट रहे थे इन लोगों का वेट भी बहुत कम होता जा रहा था। मानिए अगर जैसे कि अगर कोई उस वक्त चला था अपने घर से, वो 72 किलो का था जब 13 अक्टूबर को लोग बैठे थे, कि अगर वो 72 किलो का था और अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया था, तो वो 30-35 किलो का रह गया। किसी का वज़न 55 था तो वो 20-25 पर आ गया। उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी। तो 60वें दिन उनमें से 2 लोग, नैंडो और कैनिसा, वो तय करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, क्योंकि उन्हें वहाँ पे फंसे हुए पूरे 2 महीने हो गए थे। एक एक करके उनके सारे साथी ख़त्म हो रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम मौत को अपनी तरफ नहीं आते देखेंगे। अगर मौत से सामना ही होना है तो हम चल के मौत की तरफ जाएंगे, हम यहाँ बैठ के इंतज़ार नहीं करेंगे। हालांकि वो बैठे इन दिनों में भी नहीं थे, वो कोशिशें उनकी लगातार जारी थी कि यहाँ से बचने की कोशिश की जाए, लेकिन क्योंकि चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, वो लोग कोशिश करते, आगे बढ़ते, फिर वापस आ जाते, आगे बढ़ते। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ट्रैकिंग का कोई सामान ना हो, ऊपर से बर्फीली पहाड़ियाँ हों
और आप उसमें चलने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो वही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से इन लोगों का शरीर भी उस लायक नहीं, साथ ही कोई इक्विपमेंट भी नहीं है इनके पास कि जिसकी सहायता से वो उस पहाड़ी को पार कर पाए। लेकिन 60वें दिन उन लोगों के अंदर एक उत्साह का संचार होता है, एक जिंदगी जीने का जुनून सवार होता है। और नैंडो और कैनिसा, ये दो दोस्त, ये डिसाइड करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लाश भी खाएंगे तो कितने दिन तक खाएंगे। एक एक करके हम लोग कम होते जा रहे हैं, ढूंढने हमें कोई आ नहीं रहा है, हम कितने दिन तक बैठेंगे यहाँ पे। एक एक करके अगर हम मरते भी चले जाते हैं तो जो सबसे आखिरी आदमी होगा वो भी कितने दिन जिंदा रह पाएगा। तो अब बहुत हो गया, अब हम यहाँ से निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो हम यहाँ से तो चल देंगे। बाहर पहुँचे तो ठीक, रास्ते में मौत मिली तो ठीक, क्योंकि मरना, वो समझ गए कि मरना तो हमें यहाँ पे भी है, तो हम अब यहाँ से निकलेंगे। और इसी बीच में आपको बताऊं, उन्हें जब शुरुआत में वो वहाँ पे फंसे थे, उन लोगों को लगता था कि हम ज़मीन से, समुद्र तल से लगभग 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो समुद्र तल से करीब 11000 फीट की ऊंचाई पे थे। तो जब ये दोनों नैंडो और कैनिसा फैसला लेते हैं कि अब हम यहाँ से चलेंगे, तो उनके साथ तीसरा एक शख्स था जिसका नाम था विजेंटीन। वो भी फैसला करता है कि चलिए मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, हम तीनों चलेंगे। तो वो अपने साथ जो भी उनका खाने पीने का, लाशों के टुकड़े, अपने अपने हिसाब से वो खाने पीने का अपना 3-4 दिन का सामान रखते हैं और वो चल देते हैं। लेकिन चलने से पहले वो सोचते हैं कि चला कैसे जाए। अब क्योंकि उनके पास सामान कुछ नहीं, कपड़े उनके पास एकदम नॉर्मल वाले कपड़े, तो वो जो प्लेन का ही टूटे फूटे हिस्से हैं वो उससे अपने लिए सामान बनाते हैं पहाड़ पे चढ़ने उतरने के लिए। तो वो अपने साथ प्लेन की सीटें लेते हैं कि जैसे अगर चढ़ाई पे चढ़ गए तो उतरने के लिए, जिससे कि कम समय में उतर जाएं, वो सीटों पे बैठ के फिसलते हुए उतर जाएंगे, इसलिए वो बनाते हैं। साथ ही वो ग्लास से, बर्फ़ में चलने के लिए चश्मा, जो ग्लास होते हैं पानी पीने के ग्लास, उससे, क्योंकि आंखें भी खराब हो जाती हैं बर्फीली हवा से, तो वो उससे अपने चश्मे बनाते हैं। और जैसे एसी को ढकने के लिए या और सामानों को ढकने के लिए जो प्लास्टिक होती है, उससे ये अपनी ड्रेस तैयार करते हैं। जो सीटों में भरी कॉटन होती है उसको ये अपने कपड़ों के अंदर भर लेते हैं जिससे कि गर्म रहे। और उसी के साथ जो सीटों के कवर थे उनसे ये अपने शूज़ बनाते हैं। उसके बाद ये बाहर जो इनके दोस्तों की लाशें पड़ी होती हैं उनके कपड़े उतार के, जैसे कि एक आदमी 3-3 शर्ट पहनता है, 3-3 जीन्स पहनता है, अपना पूरी तरीके से जितना ये अपना कोशिश कर सकें वो अपनी सब चीज़ें बनाते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे, क्योंकि बीच बीच में ये लोग कई बार कोशिश कर चुके थे यहाँ से बाहर निकलने की। तो वो लोग ये समझ गए थे कि जो पश्चिम दिशा है वहाँ पे जो ये पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो थोड़ा कम होती जाती हैं, बाकी दिशाओं में ये बढ़ती हुई है, पश्चिम दिशा में ये थोड़ा कम है। तो ये लोग फैसला करते हैं कि शायद उधर उम्मीद है कि हमें कोई मिल जाए। तो ये तीनों लोग, नैंडो, कैनिस और जो विजेंटीन है, वो चलना शुरू करते हैं। 3 दिन तक ये लोग चलते हैं और ये देखते हैं कि हम ज़्यादा दूर पहुँचे ही नहीं हैं। 3 दिन के सफ़र के बाद इन्हें समझ में आता है कि हम ज़्यादा दूर पहुँचे ही नहीं हैं। और इन लोगों को समझ में आता है कि हम मुश्किल से 8-10 किलोमीटर ही चढ़ पाए हैं, क्योंकि उन्हें चढ़ाई पे चढ़ना था। तो वो फैसला लेते हैं कि एक काम करते हैं, हमें से एक आदमी वापस चला जाता है। तो जो इनके साथ तीसरा शख्स, जो बाद में कहता है विजेंटीन कि मैं भी चलता हूँ, वो वापस आने का फैसला ले लेता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सफ़र इन लोगों ने 3 दिन में चढ़ाई चढ़ने में लिया था, विजेंटीन जब अपनी सीट पे बैठकर वापस फिसलता हुआ आता है तो उस सफ़र को वो मात्र 1 घंटे में तय कर लेता है। लेकिन जो बाकी 2 शख्स थे, नैंडो और कैनिसा, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हम वापस तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो मदद लेके, और अगर मरना ही है तो कोशिश करते करते मरेंगे, वहीं रहते हुए नहीं मरेंगे। तो ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चलते जाते हैं और चलते लगभग जब ये 8 दिन तक चल लेते हैं
तो जो नैंडो है उसे 2 पहाड़ियाँ नज़र आती हैं जिन पर हरियाली थी, बाकी चारों तरफ बर्फ़, बाकी सब पहाड़ियों पर, और केवल 2 पहाड़ियाँ नज़र आती हैं जिन पे उन्हें हरियाली नज़र आती है। तो उन लोगों को बहुत खुशी होती है, बेहद खुशी, लेकिन उन्हें बहुत कमज़ोरी थी। उनका खाना भी, अब जो भी वो लोग अपने साथ खाना लेकर चले थे वो भी लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो उसी बदहवासी की हालत में 8 दिन बाद उस पहाड़ी की तरफ बेहताशा चलते जाते हैं। और उन्हें बेहद खुशी होती है जब वे उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो उन्हें 2 गायें दिखाई देती हैं। वो एक राहत की, सुकून की सांस भरते हैं कि गायें हैं तो आसपास आदमी भी ज़रूर होगा। वो लोग और आगे बढ़ते हैं। जब वो दोनों लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इंसानी सबूत मिलने लगते हैं, जैसे कि पहाड़ी पर कैंपिंग की हुई थी, आग जलाने के सबूत। उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अब तो हम बस पहुंच ही गए हैं। लेकिन उनकी खुशियों को तब ग्रहण लगता है जब उन्हें सामने एक नदी दिखाई देती है, और उन दोनों की हालत ऐसी होती है कि उस नदी को पार करना उनके बस की बात नहीं। तो वे हताश होकर उस नदी के किनारे बैठ जाते हैं दोनों लोग, नैंडो और कैनिसा। तभी उन्हें क्योंकि शाम का ये वक्त हो गया था, उन्हें 3 घुड़सवार दिखते हैं। वो बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ हिलाकर इशारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के किनारे जो नदी का शोर है उसके शोर में उनकी आवाज़ दब जाती है और वो आवाज़ उन लोगों तक सुनाई नहीं दे पाती है। वो तीनों जो घुड़सवार थे वो वापस लौटने लगते हैं, लेकिन जब वो लौट के वापस जा रहे होते हैं, इधर ये लोग अपनी उछल कूद और हाथ हिलाना कोशिशें जारी रखते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति की नज़र इन पर पड़ जाती है। तो वो तीनों लौट के आते हैं, नदी के दूसरे किनारे पर वो खड़े होते हैं। उधर से वो भी कुछ चीख कर इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज़्यादा था कि नैंडो और कैनिसा तक भी आवाज़ पहुंच नहीं पाती है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। फिर उनमें से एक आदमी एक कागज़ पर पेंसिल से कुछ लिख के पेंसिल कागज़ को एक पत्थर में डाल के इनकी ओर फेंकता है। जब नैंडो वो पेपर उठाता है तो उस पर वो देखता है कि उस पर लिखा था कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो नैंडो उस पर लिख के भेजता है कि हम लोग वो रग्बी प्लेयर्स हैं जिनका चिली में मैच होना था और हमारा प्लेन क्रैश हो गया, और हमारे अभी भी 14 साथी ऊपर बर्फीली पहाड़ी में मलबे के पास बैठे हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग उनके लिए मदद लेके जाएं। और ये सब लिखकर वो कागज़ में लपेट के वापस उसके पास फेंक देता है। तो जो घुड़सवार होता है वो सिर्फ एक शब्द उनसे कहता है, टुमारो, और कह के वो तीनों लोग चले जाते हैं। नैंडो और कैनिसा की एक और रात उसी नदी के किनारे बीतती है, लेकिन इस रात में एक अलग बात थी। एक सुकून था, एक शांति थी, एक जीत का एहसास था। उन्हें खुशी थी कि वो जिस मकसद के लिए चले थे, ना ही केवल उन्होंने अपनी जान बचा ली थी बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों की भी जान बचा ली थी। अगले दिन वो लोग, पुलिस उनके पास आती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के और लोग होते हैं वो पास आते हैं। चिली की जो सारी मीडिया है उस तक भी ये खबर पहुँच जाती है कि क्योंकि वहाँ पे चिली में ही मैच होना था, तो सबको इस बारे में मालूम था कि एक प्लेन ऐसे आ रहा था और वो क्रैश हो गया था 2 महीने पहले। लगभग 70 दिन के बाद, जो 70 या 72 दिन होंगे, जिसके बाद जो नैंडो और कैनिसा थे इन्होंने और लोग देखे थे, तो इन लोगों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने फिर जो चिली की सरकार थी उन्होंने 3 अपने प्लेन भेजे, लेकिन क्योंकि उनके लिए परेशानी ये थी, उनको लोकेशन नहीं मालूम थी कि कहाँ जाना है, तो नैंडो और कैनिसा अपने दोस्तों के लिए कहते हैं कि हम वापस चलेंगे उस लोकेशन पे आप लोगों को दिखाने के लिए। जब वो प्लेन्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो जगह है वो इतनी छोटी है कि वहाँ पे एक बार में एक ही प्लेन लैंड कर सकता है। तो वो प्लेन वहाँ पे लैंड होता है, उसमें से वो रेस्क्यू टीम निकलती है और जो सबसे घायल, सबसे जिनकी हालत नाजुक थी, उन लोगों को उस प्लेन में बैठाया जाता है, उन्हें भेज दिया जाता है। रेस्क्यू टीम रात भर वहीं बाकी लोगों के साथ रुकती है। अगले दिन फिर से
दूसरा प्लेन आता है, उसमें बाकी लोगों को बारी बारी से पहुंचाया जाता है। अब जब ये सब लोग पत्रकारों के सामने आए, पूरी दुनिया के सामने आए, तो लोग बहुत खुश थे इन्हें देख के। लेकिन फिर लोगों ने इनसे पूछा कि आप इतने दिन तक जिंदा कैसे रहे। अब यही वो सवाल था जो इन लोगों को कचोट दे रहा था, इन्हें परेशान कर रहा था कि ये इतने दिन तक कैसे जिंदा रहे। फिर भी डरते सहमते इनमें से एक दो लोगों ने बताया कि हमने अपने ही दोस्तों के जो शरीर के हिस्से हैं, उनकी लाशों के हिस्से हैं, हमने वो खाए। जब ये बात हुई तो इन लोगों की बहुत ही निंदा होने लगी। लोग कहने लगे कि ये तो नरभक्षी हैं, ये इंसान नहीं है, ये जिंदा रहने के, इस तरह की बहुत सारी उनके बारे में बुरी बातें होने लगी। तब उनमें से एक दो और लोग सामने आए और उन्होंने बताया कि ये केवल उन लोगों की बात नहीं थी, हम जितने 19 लोग बाद में ज़िंदा बचे थे, हम लोगों ने भी आपस में ये समझौता किया था कि हम में से भी जो भी कोई मर जाएगा वो स्वेच्छा से अपना शरीर अपने दोस्तों के लिए छोड़ के जाएगा कि वो उनके शरीर खाए और ज़िंदा रह सके। जब उन लोगों को उनकी ये दुख भरी और ज़िंदा रहने के लिए ये संघर्ष भरी दास्तां पता लगी तो लोगों को समझ में आया कि शायद उस वक्त की जो उस वक्त की जो डिमांड थी, उस वक्त जो किया जा सकता था, इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए किया और शायद यही सही था। और जब भी ये कहानी मुझे पता चली, मैंने सुनी और मैं आपको भी सुना रही हूँ, तो मैं सच बताऊँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इस कहानी से समझ में आया कि इंसान अगर कुछ भी करना चाहे, ज़िंदा भी रहना चाहे या ज़िंदगी में कोई भी और भी काम करना चाहे, जो भी चीज़ वो करना चाहे, अगर उसमें हौसला है, जुनून है, जीने की इच्छा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। नेंडो और कैनिसा की हौसले और जज्बे से हमें यही बात पता चलती है कि अगर हम जीना चाहें या ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल करना चाहें, तो अगर हमारे में जुनून है, वो जोश है, करने की लगन है, तो हम ज़रूर कर पाएंगे। इसी के साथ आज की ये कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। अगर आप लोग नेंडो और कैनिसा या इन लोगों के इंटरव्यू देखने चाहें तो आप लोगों को ये सब इंटरव्यू वगैरह भी मिल जाएंगे और ये एक सच्ची घटना है। धन्यवाद। जय भारत।